हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों, आपको याद होगा कि ये वाला बॉक्स कवर करा था कि मीजोलिथिक एज के जो लोग हैं वो चैल्कोडोनी नाम के जो मिनरल को या पत्थर को कैसे ऑब्टेन करते थे। अब हमारा ये एक और बॉक्स है यहाँ पर जिसका नाम है, हम यहाँ पर प्री हिस्टोरिक हंटर गैदर्स को समझने वाले हैं मीजोलिथिक एज से रिलेटेड। ऑब्वियसली श्रीलंका के रेन फॉरेस्ट के एरियाज से, श्रीलंकन साइट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो श्रीलंका के रेन फॉरेस्ट रीजन्स में हमें हंटर्स एंड गैदरर्स के क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली मीजोलिथिक एज। तो श्रीलंका के अंदर जो भी केव्स हैं और जो भी रॉक शेल्टर्स हैं जो भी एक्सकवेट करे गए हैं वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है, उनसे हमें ये पता लगता है यहाँ पर लेट प्लीस्टोसीन एरा के अंदर इंसान जो है इनको ऑक्यूपाई करते थे, यहाँ पर रहते थे। और प्लीस्टोसीन एरा हमें बताया जा रहा है लेट प्लीस्टोसीन एरा, यानी कि इसके बाद जो वॉर्म एज है वो भी शुरू हो गई होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ली एंड मिडिल होलोसीन एरा के अंदर भी यहाँ पर हमें इंसानों के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अब इससे हमें यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो भी एक्सकवेशंस हुई हैं, इससे हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में पता लगता है कि हंटर्स एंड गैदरर्स जो हैं वो साउथ एशिया में ओवरऑल कैसे रहते थे, कैसे गुजारा करते थे। इसके बारे में ऑलरेडी इनफ आइडिया हमें है, यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर बात यहाँ पर ये वाला बॉक्स क्यों डाला गया राइटर के द्वारा, क्योंकि ज़्यादातर बात हम लोग ना इंडिया स्पेसिफिक होकर करते हैं। लाइक यूपी की साइड्स आपने देखी, आंध्र प्रदेश की साइड्स देखी, सेंट्रल इंडिया की साइड्स आपने देखी। इंडिया के बियॉन्ड जाकर भी हमें थोड़ा सा मीसोलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं क्या, उसको समझने के लिए, क्योंकि साउथ एशिया एक प्रकार का इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता है, छोटे साइज का एक कॉन्टिनेंट कंसिडर करा जाता है। और इंडिया के बियॉन्ड अगर हम जाएं तो इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में क्या क्या ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, तो उनमें से वन ऑफ द केस स्टडी को यहाँ पर राइटर लेकर आए हैं आपके लिए, डैट इज श्रीलंका। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपने दोस्तों इन साइट्स के नाम सुन रखे हैं। एक साइट का नाम आपको यहाँ पर बताया जा रहा है फाहिन लीना। ये एक बहुत बड़ी केव है। अब ये हमें श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है, तो आप साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका याद करके रख सकते हो। इन डिस्ट्रिक्ट्स और इस गांव को नाम याद रखने की आपकी कोई नीड नहीं है, यहाँ पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो प्रॉपर गांव है जहाँ पर श्रीलंका के अंदर, ये जो गांव है जहाँ पर आपको ये फाहिन लीना नाम की साइट जो देखने को मिलती है, डैट इज़ यता गम पिटिया विलेज। ठीक है, यता गम पिटिया विलेज। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कालूतारा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जंगल वाली एक साइट है, वहाँ पर ये केव है, बहुत बड़ा केव है फाहिन लीना। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट साइट जो आपको थोड़ा सा वेट जोन के अंदर, वेट जोन मतलब बोला जा रहा है कि जहाँ पर लश ग्रीन वेजिटेशन के साथ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और उस साइट का भी नाम आप ऑलरेडी जानते हो, बाटाडोम्बा लीना। हमने इसके बारे में प्रीवियस 2 चैप्टर्स में इन सारी साइट्स के नाम सुन रखे हैं, चाहे वो फाहिन लीना हो या बाटाडोम्बा लीना हो। ठीक है, यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स जो हैं उनकी असेंबलेज के एविडेंसेस देखने को यहाँ पर मिलते हैं कि इंसान जो है उस टाइम पर मेसोलिथिक एज के अंदर यहाँ पर जो इन केव्स वगैरह के अंदर रहा करते थे, तो वो स्टोन टूल्स को किस तरीके से अरेंज करते थे। अब दोस्तों ये जो दोनों साइट्स हैं, ये जो दोनों केव्स हैं, चाहे हम बात करें बाटाडोम्बा लीना की या फाहिन केव्स की, यहाँ पर हमें फॉसल रिमेन्स भी देखने को मिलते हैं। होमो सेपियंस के स्टोन टूल्स के अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। फॉनल रिमेन्स भी हमें यहाँ से मिल चुके हैं। जो फ्लोरा होता है वो प्लांट्स होते हैं, फोना होता है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि वो एनिमल्स के बारे में कहा जा रहा है कि एनिमल्स के अवशेष भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, जो कि हमें ओवरऑल प्री हिस्टोरिक एज के जो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं उनके जीवन के अलग अलग तरीकों के बारे में इशारा करते हैं, जो कि हज़ारों साल पहले श्रीलंका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहा करते होंगे। क्योंकि ये जो साइट्स हैं ये श्रीलंका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। जैसे ये केव्स हैं, यहाँ पर ये केव बनी हुई हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ लश ग्रीन वेजिटेशन को भी यहाँ पर हर जगह पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा लश ग्रीन वेजिटेशन हर एक जगह पर यहाँ पर फैली हुई है। अब फाहिन लीना ये जो साइट है, ये जो केव था, इसको पहली बार 1986 से 88 के दौरान एक्सकवेट करा गया था। ठीक है, बाद में फिर 2009 में भी करा गया, 2012 में भी करा गया।
जब सबसे पहली बार यहाँ पर एक्सकवेशंस हुई थी तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ फॉसल रिमेन्स मिले थे एक छोटे से बच्चे के, ठीक है, जिसकी उम्र लगभग होगी 5.5 से 6.5 साल के आसपास, ठीक है। उसके अलावा कुछ और रिमेन्स भी मिले थे, एटलीस्ट 2 इन्फेंट्स के और एक यंग वुमेन के, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की जब एक्सकवेशंस होती हैं इन साइड पर, तो यहाँ पर इस साइड को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड कर करके, जैसे मैं आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट अपनी सहूलियत के लिए हर एक साइड को फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, इतनी जगह पर उन्होंने खुदाई वगैरह कर ली है, फिर वो इस एरिया में करना चाहते हैं, फिर वो इस एरिया में करना चाहते हैं, फिर वो इस एरिया में करना चाहते हैं, तो वो फेजेस के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं इसको। और फेजेस में फिर ऐसा भी आता है कि जो सब फेजेस की बात होती है तो वो होता है स्ट्रैटिग्राफी, यानी कि नीचे लेवल तक, लेवल 1 तक, लेवल 2 तक और लेवल 3 तक किस लेवल तक खुदाई हो पा रही है। ये जो साइट है यहाँ पर हमें कुछ अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स के, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ज़्यादातर जो उनको प्राप्त हुए हैं वो कॉर्ड्स के बने हुए हैं, और कुछ बोन टूल्स भी इनको देखने को मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान क्वार्ट्स मेकिंग टूल्स की टेक्नोलॉजी और बोन मेकिंग टूल्स की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता था बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, जैसे कि अभी हम यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो माइक्रोलिथ्स जो हैं, जो मिनिएचर स्टोन टूल्स हैं, जो कि मेसोलिथिक एज की पहचान है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वो जब प्लीस्टोसीन एरा जब ख़त्म हो गया था, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जब बिगनिंग हुई थी होलोसीन एरा की, यानी कि आइस एज के ख़त्म होने के बाद जो वॉर्म एज जो शुरू हुई है उसमें अपीयर होते हैं। लेकिन एविडेंसेस जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, बहुत टाइम पहले इनकी शुरुआत हो चुकी थी। जितना लेट इनको कंसिडर करा जाता है कि जो माइक्रोलिथ टूल्स है मेसोलिथिक एज के अंदर वो लेट आए, ऐसा नहीं था। बहुत सारी जगहों पर स्पेशली श्रीलंका के अंदर हमें इसके अर्लीस्ट एविडेंसेस, अर्लीस्ट ट्रेसेस इसकी बिगनिंग के देखने को मिलते हैं कि इंसान यहाँ पर माइक्रोलिथिक टूल्स बनाना सीख गए थे। अब अगर हम यूरोपियन प्री हिस्ट्री की बात करें, ये जो स्मॉल स्टोन टूल्स थे यानी कि माइक्रोलिथ्स, तो उनको लिंक करा जाता है कि इंसान इनको यूज़ करते थे फॉर हंटिंग ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज्ड गेम इन ग्रासलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था गेम का मतलब ये होता है, 2-4 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गेम का मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो हंट किसको कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका शिकार क्या है, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स और वुडलैंड क्रीचर्स का इंसान जो है यहाँ पर शिकार करते थे, और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे उससे भी इंसान काफ़ी हद तक अपने आप को अडेप्ट करवाना सीख गए थे। और ये एनवायरमेंटल चेंजेस हो क्यों रहे थे? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अब रीसेंट जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ जो कंडक्ट करी गई हैं फाहिन केव में, जो कि श्रीलंका के अंदर है, वो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर जो माइक्रोलिथिक टूल्स को जो अरेंज करा गया, जो इंसान बनाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। अभी तक वो सर्वाइव कर पाए हैं इतने लंबे समय टाइम पीरियड के बावजूद भी, ठीक है। इनकी डेट की अगर हम बात करें तो दे आर एज ओल्ड एज 48,000 to 45,000 ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं, यानी कि इंसान जो हैं इन टूल्स को बनाने के लिए जो टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जो भी जैसे भी वो इसको अरेंज करते थे, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से करते थे, ठीक है। और यहाँ पर फिर आर्कियोलॉजिस्ट को और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्मॉल से मीडियम साइज़ के जो सेमी आर्बोरियल और आर्बोरियल प्रे के जो रिमेन्स हैं, और रेन फॉरेस्ट जो प्लांट्स हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम, आपको बताया जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम फोना यहाँ पर फ्लोरल रिमेन्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त होते हैं, जिससे वो पता लगाते हैं कि जहाँ तक बात होती है फोना की, तो इससे तो ये पता लग जाएगा कि इंसान हंट किस किस को करा करते थे, कौन कौन से जानवरों को। जानवरों के अवशेष के अलावा जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स के लिए हम वर्ड हंटिंग यूज़ नहीं करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड गैदरिंग। तो वो गैदरिंग कौन कौन से प्लांट्स की और जो फॉरेस्ट में मिलने वाले जो वेरियस जो आइटम्स होते हैं, किस किस को वो गैदर करा करते थे। तो जो रिमेन्स हमें मिलते हैं रेन फॉरेस्ट मैमल्स के, बड़े सारे रेप्टाइल्स के, मोलस्कस के, प्लांट्स के, वो हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि इंसान इन सब चीज़ों का सेवन करते होंगे जो उस टाइम पर उनके पास अवेलेबल हुआ करती होगी। अब यहाँ पर हमें लगभग 14,485 बोन और
दांत के अवशेष देखने को मिलते हैं जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने लेबोरेटरीज में लेकर जाकर एनालाइज करा है, और इनमें से लगभग आधे जो है वो आइडेंटिफाई भी करे गए हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम में ये किसके दांत हैं, कौन से जानवरों के दांत हैं। छोटे छोटे जो मैमल्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगा इनको एनालाइज करने के बाद 14,485 में से हाफ बोन्स को जो आइडेंटिफाई करा गया है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगा कि जो स्मॉल मैमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते थे फॉनल असेंबलेज को, यानी कि इनको जितनी भी हड्डियाँ मिल रखी हैं जानवरों वगैरह की, ज़्यादातर स्मॉल मैमल्स की हैं, इंक्लूडिंग कुछ कार्निवोर जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे काइवेट कैट। मंकीज और ट्री स्क्वेरल्स जो हैं वो लगभग 70% से भी ज़्यादा टोटल फॉनल रिमेन्स का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर इंसानों ने मतलब इंसान जो है इन सब का सेवन करते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस जिस एरिया में खुदाई कर रखी है वहाँ पर उनको ऐसे अवशेष मिल रखे हैं कि 70% से भी ज़्यादा जो टोटल फॉनल रिमेन्स हैं वो 70% से भी ज़्यादा में शामिल होते हैं मंकीज और ट्री स्क्वेरल। ठीक है, यानी कि गिलहरियाँ और बंदर। तो एविडेंस जो है इन एनिमल्स की बोन पर, किस चीज़ का एविडेंस? कट मार्क लगे हुए हैं। ठीक है, और कुछ जली जली हड्डियां भी है, वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इंसान इन एनिमल्स को हंट करते थे, इनको मारते थे ताकि वो इनका सेवन कर सकें, इनको यूज़ कर सकें एज अ सोर्स ऑफ फूड। और जानवरों की हड्डियां, फिर जानवरों को मारने के बाद उनका फ्लैश खा लिया, उनका मीट खा लिया, उसके बाद उनकी हड्डियों को यूज़ करा जाता था फॉर मेकिंग टूल्स। अब ये जो फैक्ट है कि फाहिन लीना के जो स्टोन टूल्स, ये जो इस फाहिन लीना के केव के अंदर ये जो स्टोन टूल्स की असेंबली जो हमें मिलती है, इट डिड नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द दिस साइड, यानी कि इंसान यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे तक रुके हुए थे, क्योंकि शुरू में ही राइटर ने ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर बता दी थी कि यहाँ पर हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं इंसानों के जो कि लेट प्लीस्टोसीन पीरियड से शुरू होते हैं और वो अर्ली या फिर मिडिल होलोसीन एरा तक रहते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक एरा होता है आइस एज से वार्म एज तक की तरफ, तो इंसान यहाँ पर इन साइट्स को ऑक्यूपाई करके रहते थे, काफ़ी लंबे अरसे तक वो यहाँ पर ठहरते थे श्रीलंका के अंदर। ठीक है, और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है फ्रॉम द लेट प्लीस्टोसीन इन टू द होलोसीन एरा। तब तक इंसानों का यहाँ पर रुकना, रहना, खाना पीना, आसपास के एनवायरनमेंट से हंटिंग गैदरिंग करना, ये सब चीज़ों को फ्लोरा और फौना को प्राप्त करना, और स्टोन टूल्स बनाना ऑब्वियसली, इंक्लूडिंग माइक्रोलिथिक टूल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंसान काफ़ी जनरेशन बाय जनरेशन तक करते आ चुके हैं लगातार। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ का जो इंसानों का रुकने का जो ये पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, और इंसान यहाँ पर रुकना इसलिए पसंद करते थे, उनका ये जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रहना था लंबे समय के लिए, क्योंकि इंसान अपने ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट से अडेप्ट करना सीख गए थे। एविडेंस हमें ये भी शो करता है कि माइक्रोलिथ्स जो हैं दे वर पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स टूल किट एंड दे वर मेड एंड यूज इन वेरियस इकोलॉजिकल सेटिंग, यानी कि इंसान जो है जो माइक्रोलिथ्स को बनाते थे, अलग अलग तरीके के टूल्स को बनाते थे जिस भी प्रकार की एक्टिविटी उनको करनी होती थी, क्योंकि विद इन हंटिंग ऑल्सो अगर आप बात करो तो जानवरों के साइज अलग अलग होते हैं, और विद इन गैदरिंग ऑल्सो अगर आप बात करो तो अलग अलग प्रकार के जो फ्लोरा होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको कलेक्ट जब इंसान करते हैं तो वो भी अलग अलग तरीके की चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। कुछ को पेड़ से उतारना है, कुछ को काटना है, किसी की डाल छोटी है, किसी की डाल लंबी है, तो अलग अलग प्रकार के माइक्रोलिथिक टूल्स इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से ईजाद करते थे, उनको बनाते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जितने भी यहाँ पर जो बॉक्सेस थे उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे मेसोलिथिक आर्ट के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।